अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तब्दीली सरकार में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। IG पंजाब और CCPO के दरमियान इख्तलाफात की वजह से हुकूमत ने IG पंजाब शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटा दिया है और नया IG पंजाब इनाम गनी को मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान शुएब दस्तगीर पंजाब के 5वें IG हैं जिन्हें आज उनके ओहदे से हटाया गया है। इनसे पहले कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज, अमजद जावेद सलीमी, मोहम्मद ताहिर और सैयद कलीम इमाम को IG के ओहदे से हटाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के बाद IG पंजाब को हटाया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों 5वां IG पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के साथ नहीं चल सका। सवाल ये भी है कि क्या नया IG पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम कर सकेगा। सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर क्यों 2 साल बाद भी वज़ीर आला पंजाब अपनी एक मजबूत टीम नहीं बना सके। मुझे ज्वाइन किया इसी पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मेरे साथ हैं और हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा साथ हैं। सबसे पहले मैं सुमरा से पूछूंगी कि इस मामले के पीछे हकीकत क्या है। अनवर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज सारा दिन ये मामला चलता रहा। गुज़श्ता 2 सालों में हमने देखा कि आज 5वां IG पंजाब भी तब्दील हो गया, लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई बहुत ज़्यादा जब कुछ देर पहले ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कुछ सहाफ़ियों से बात की और कहा कि नहीं, ये मामला जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी मुलाकात भी हुई IG पंजाब से, लेकिन थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आ जाता है कि IG पंजाब को बदल दिया गया है, शुएब दस्तगीर साहब को बदल दिया गया है, इनाम गनी साहब को नया IG जो मुकर्रर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैसला करने से पहले बुज़दार साहब को एतमाद में नहीं लिया जाता, उनको बताया नहीं जाता, डायरेक्ट फैसले जो है ना उतरते हैं इस्लामाबाद से लाहौर। जी बिल्कुल, बात ये है शाजिया, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। जब मरियम नवाज़ अगस्त को नैब में पेश हुई तो उससे पहले एजेंसियों ने रिपोर्ट किया था कि नून लीग वाले जो हैं मरियम नवाज़ की पेशी पर हंगामा आराई कर सकते हैं, तशद्दुद हो सकता है। लिहाजा पंजाब पुलिस जो है इसके लिए अच्छी हिकमत अमली अपनाए और किसी किस्म का तशद्दुद ना हो और ना वहाँ पर हंगामा आराई हो और इफ़ेक्टिवली इसको हैंडल किया जाए। हाँ। आपने देखा कि उस पेशी पर हुकूमत को और पुलिस की नाअहली की वजह से, गंदी हिकमत अमली की वजह से हुकूमत, सूबाई हुकूमत को और वफाक को जो है वो खिफत का सामना करना पड़ा। नहीं तो क्या पुलिस गोलियां चला देती, डंडे बरसा देती, क्या करती पुलिस? नहीं, देखिए बात ये है कि पुलिस का काम है वो, पुलिस को भी मॉडल टाउन का वाकया याद है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली जो है बगैर गोली चलाए, बगैर डंडे चलाए भी लोगों को रोका जा सकता था। मुख्तलिफ पिकट्स जो अदारों ने रिपोर्ट्स दी थी, उन्होंने कहा कि पिकट्स लगाई जाएँ और वहाँ पर उनको लोगों को रोका जाए। और आपने जैसे देखा वहाँ पर पत्थर पहुँच गए और वहाँ पर पथराव भी हुआ। उस वक्त से ये मामला चल रहे थे और ज़राए का ये कहना है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं एहतसाब पर, शहजाद अकबर साहब, मुबैना तौर पर वो बहुत नाराज़ थे कि पुलिस की बहुत गंदी कारकर्दगी है और IG ने रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड नहीं अपनाया। हाँ। और क्योंकि IG साहब के बारे में, शुएब दस्तगीर साहब के बारे में ये आम था कि वो एक कागजी यानी कार्रवाई के और किताबी आदमी हैं, वो प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि पुलिस का काम क्राइम फाइटिंग का है। लेकिन इससे ज़्यादा ये मामला CCPO उमर शेख और इनके दरमियान कोई पर्सनल टसल का लग रहा है, जो उन्होंने इजलास किया उमर शेख साहब ने और कहा कि कोई भी अहकामात जो है ना वो डायरेक्ट उनके नहीं माने जाएंगे, मेरी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। इस वजह से ये टसल शुरू हुई थी। देखिए, उमर शेख साहब की जो तैनाती है वहाँ से ये काम शुरू हुआ। उमर शेख साहब की जो तैनाती है, उनको मुबैना तौर पर जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब के, शहजाद अकबर साहब, उनकी बैकिंग हासिल थी। एकदम से उमर शेख जो है, जिसको जो शुएब दस्तगीर साहब माजी में जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें प्रमोशन के मामलात होते हैं, उमर शेख साहब को उन्होंने उनकी प्रमोशन की मुखालफत की और कहा कि ये अहल ऑफिसर नहीं है, इसकी दयानतदारी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी शोहरत इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा इसको ग्रेड 21 में प्रमोट ना किया जाए। वो गुस्सा इनके दरमियान चल रहा था कि इसी दौरान में ये 11 अगस्त वाला वाक़या हो गया और वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में जो एडवाइज़र बैठे हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब हैं, वो कोई इस तरह का ऑफिसर ढूंढ रहे थे जो लाहौर में, जो नून लीग का किला समझा जाता है, यहाँ पर नून लीग को टफ टाइम दे। ज़राए का ये कहना है, मेरी बात
भी हुई है 2-4 लोगों से, उनका ये कहना है कि उमर शेख जो है ये अंडरटेकिंग दे के आए थे कि मैं आते ही नून लीग को टफ टाइम दूंगा और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उनको भी देखा जाएगा। अब जब ये आ गए, क्योंकि आईजी साहब जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, वो 11 अगस्त पर कोई इफेक्टिव पॉलिसी नहीं दे सके थे और इनके दरमियान में वो ज़ाती तनाज़ा भी था कि उनकी प्रमोशन रखवाई गई थी। हालांकि आईजी साहब ने एक और भी पुलिस ऑफिसर की प्रमोशन रखवाई थी, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि ये पुलिस से ज़्यादा अपने कारोबार पर तवज्जो देते हैं, जबकि आईजी साहब जो साबका आईजी साहब शुएब दस्तगीर साहब ये उस पुलिस ऑफिसर के साथ उस कारोबार में हिस्सेदार भी थे। इस तरह के मामला चल रहे थे। वज़ीर आज़म साहब से भी आईजी की मुलाकात हुई, शुएब दस्तगीर साहब की साबिक आईजी बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई, उसके बाद भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को लगता है कि संजीदगी से नहीं लिया गया। और सबसे बढ़कर ये लगता है कि CCPO उमर शेख साहब को बिल्कुल सपोर्ट हासिल थी, बिल्कुल फेडरल से, इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म की सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से कहा गया कि उमर शेख अपना काम जारी रखें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब उमर शेख साहब आ गए तो उन्होंने एक निजी जगह पर या कुछ पुलिस ऑफिसर के सामने कहा कि देखें मैं तो अब आ गया हूं, अब जो लाहौर में मेरा हुक्म चलेगा, CPO से कोई हुक्म नहीं यहाँ चलेगा। वो रिपोर्ट आईजी साहब को गई तो आईजी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी किया, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी किया। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो उसको भी देखा गया, उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है किसी हद तक वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी, जिसकी वजह से उनको हटाया गया और उनको मजबूर नहीं किया गया CCPO की तरह कि आप अपने ओहदे पर जो है ना वो काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका अनवर सुमरा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चॉइस साहब आपको। चॉइस साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही जी, थैंक यू चॉइस साहब। चॉइस साहब, नून लीग के दौर में हर मामले पर तनकीद करने वाले, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट पर, पुलिस कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले, क्या वजह है कि आज पुलिस का जो महकमा है इसको संभाल नहीं पा रहे हैं? पिछले 2 सालों में आज 5वां IG जो है वो बदला जा चुका है। CCPO की हिमायत से लग रहा था कि एक झुकाव है वफाक का या पंजाब हुकूमत का उधर, क्यों कोई भी IG पंजाब जो है वो महीने 2 महीने 6 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं पाता? चॉइस साहब जी शादिया, पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर का जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। गवर्नर का पोस्टिंग से, ट्रांसफ़र से, प्रमोशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम ताल्लुक़ रखें तो आप फिर भी खुश नहीं होते, फिर कहते हैं कि जी पावर सेंटर जो हैं वो 3, 4, 5 जगहों पे चले गए हैं। जब हम कहते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद के अंदर रह के अपना काम करना है, तो फिर अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम उनका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि फ़ैसले तो जो है चीफ़ एग्जेक्टिव ने करने होते हैं और चीफ़ एग्जेक्टिव का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो जिसको चाहें IG लगा दें। प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सवालात का जवाब जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो सवाल उठाए हैं उनका बेहतरीन जवाब जो है कोई अपना, मेरे ख्याल में तो चीफ मिनिस्टर या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है। जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्हीं का इख्तियार है। आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के इंतजामी मामलात को बेहतर तरीके से समझते भी हैं, ऑल्दो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ऑल्दो इसमें आपका कोई रोल नहीं है किसको हटाना है, किसको लगाना है, किसको मशवरा देना है, किसको नहीं देना, लेकिन इंतजामी मामलात आखिर पंजाब है ना, सबका पंजाब है ना। कारकर्दगी अगर पुलिस की देखें, अगर आपस में अफसरान की टसल होगी तो आप लोगों की हुकूमत पर सवालात तो उठेंगे ना सर? चॉइस सब सवालात तो उठेंगे ना कि आप लोग पंजाब में एक पुलिस अफसर को नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए मैं अर्ज़ करूं जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है कि जहां तक तो ताल्लुक है टॉप लेवल पे, वहाँ पर तो करप्शन जो है, कोई मेगा करप्शन का केस आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन अगर निचली सतह पे जाएं तो वहाँ पर अभी हम अपना जो है गिरफ्त जो है वहाँ नहीं कर सके हैं, अभी करप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सके हैं। लेकिन ये विज़न है इमरान खान की कि हमने अदारों को डीपोलिटिसाइज़ करना है, अदारों को बाख्तियार बनाना है
और निचले लेवल पे लोगों को इंसाफ फराहम करना है। लेकिन इस पे अब पहले आपको मालूम है कि हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ बहुत बड़े थे। कश्मीर का इशू जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को अपना फोकस करना पड़ा। फिर उसको आपको मालूम ही है कि तमाम दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, हम कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर अपने जो इस्लामी बरादर ममालिक हैं या चाइना है उनसे मदद ली ताकि हम अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है पूरी कर सकें। फिर उसके बाद कोविड-19 जो है उसने भी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था और मैं समझता हूँ कि ये तो अब पूरी दुनिया मानती है कि कोविड-19 को हमारी हुकूमत ने बहुत आसान तरीके से, बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज किया है। फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था जो कम होकर अब $3 बिलियन आ गया है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत सी मुराद दी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसमें बेहतरी जो है आई है। स्टॉक मार्केट ये सब कुछ बिल्कुल हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की पॉजिटिव चीज़ें, हुकूमत जो अच्छे इकदाम उठा रही है बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं, जो तारीफ़ बनती है वो करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ हुकूमत इस तरह के इकदाम, पंजाब पुलिस के इस्लाहात की बात करती थी, KPK से नासिर दुरानी साहब को लेकर आए और कहा कि जो अब पंजाब पुलिस बिल्कुल बदल के रह जाएगी, जो गुल्लू भट्टों की एक टीम नून लीग के दौर में थी वैसा बिल्कुल कल्चर नज़र नहीं आएगा। तो सवाल मेरा ये है, आप तक मालूमात पहुंची क्या है, ये सारा मामला हुआ क्या IG पंजाब और CCPO के दरमियान? कोई मालूमात तो पहुंची होंगी ना आप तक? शादिया, मेरा ख्याल है कि मालूमात जो मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि मीडिया से मालूमात हमें ज़्यादा मिलती हैं हमारी पर्सनल मालूमात से। तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं मुझसे भी। मैं तो अपना काम जो है उसमें इतने मेरे अपने यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ हैं, फिर उसके अलावा हमें आपको मालूम है कि हम जो है NGOs जो हैं सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि हम सिंध में भी गए, वहाँ एक बहुत बड़ी कमिटमेंट हम करके आए हैं। तो हम तो इन कामों पे लगे हुए हैं। आपको पता है कि ये जो चैरिटेबल काजेज़ हैं ये भी एज ए सोशल वर्कर, इन पे भी हम पूरा जो है तवज्जो जो है मैं आपके कराची दौरे पे भी बात करूंगी, मैं उस पैकेज पर भी बात करूंगी, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दें जो आज का बड़ा हॉट इशू है और हर कोई पूछ रहा है। पंजाब की पुलिस पर की कारकर्दगी पर सिर्फ आज से नहीं, पिछले 10 सालों से, पता नहीं कितने अरसे से ये सवालात उठाए जा रहे हैं। ये इस्लाहात कब होंगी? देखें जी, अगर हमारा दिल पूछें तो मैं तो चाहता हूँ कि टाइम आए कि हम कल ही जो हमारी पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएं और हम फ़ख्र कर सकें अपनी पंजाब की पुलिस पे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पंजाब में पुलिस के चैलेंजेस जो हैं वो बहुत डीप रूटेड हैं, प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड हैं। क्या प्रॉब्लम? जिस तरीके से मैं आपको शादिया एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि जब मैं गवर्नर पंजाब था तो उस वक़्त पुलिस में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स की थी खैबर पख्तूनख्वा में और लोकल गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया था, तो वो दो चीज़ें बहुत अहम थी मेरे डिसीजन करने में कि मैं PTI में आऊँ। क्योंकि मैं अदारों की इंडिपेंडेंस पे यकीन करता हूँ, अदारों को एम्पावर करने पे यकीन करता हूँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। और मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि जब तक हम अपना सिस्टम जो है बल्दियात के निज़ाम को अब मजबूत नहीं करेंगे, 50% हमारे प्रॉब्लम, अगर आज हम बल्दियात 3 नुमाइंदों के इलेक्शन करवा लें, उनको एम्पावर कर दें, उनको रिसोर्स दे दें, तो हमारे जो लोगों के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं 50% वो प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो सकते हैं। और पुलिस की कारकर्दगी भी बल्दियाती अदारों के साथ जो है मुताबिकत रखती है, क्योंकि बल्दियाती अदारों पे वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी हैंड ऑन अप्रोच होती है, वो हर वक्त पुलिस से इन टच होते हैं, उनको पुलिस की कारकर्दगी को अगर आप इस चीज़ से इम्प्रेस हो के इस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि KPK में बड़ी इस्लाहात हो रही हैं, वहाँ का बल्दियाती सिस्टम और पुलिस कल्चर, अगर इस चीज़ ने आपको इम्प्रेस किया और मजबूर हुए आप PTI में आने में, लेकिन जब से आप PTI में आए हैं, गवर्नर आप पहले नून लीग के दौर में भी थे, आज भी गवर्नर हैं, तो वो चीज़ KP वाली इस्लाहात तो पंजाब में नहीं आ सकी। इस बारे में कभी आपने अपनी क़यादत के, अपने लीडर के सामने सवाल उठाया कि मैं तो इस चीज़ से इम्प्रेस होकर आया था कि आपका जो कल्चर आप लोगों ने KPK में इंट्रोड्यूस करवाया वो आप पंजाब में क्यों नहीं करवा सके? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश है कि जो कल्चर उन्होंने KPK में इंट्रोड्यूस कराया था वही कल्चर जो है वो पंजाब में भी वही कल्चर होना चाहिए। लेकिन चैलेंजेस हैं, बदकिस्मती है हमारी। मैं तो कहूँगा कि नासिर दुरानी
बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन पंजाब के प्रॉब्लम्स इतने डीप रूटेड हैं कि इनको हल करने के लिए मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म भी हमें लानी पड़ेगी और इस पे हमें और फोकस जो है वो दरकार होगा, ताकि हम थाना और कचहरी कल्चर देखें। लोगों के 50% प्रॉब्लम जो हैं थाने और कचहरी से हैं। छोटे छोटे काम हैं, जो ऐसे काम जो कि रूटीन में होने चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है कि वो गवर्नर हाउस तक वो छोटे छोटे काम जो जायज़ काम हैं, रूटीन के काम हैं, वो रुके हुए हैं, वो नहीं होते। तो ये एक कल्चर है जिसको तब्दील करने के लिए हमें एफर्ट्स और करने लेकिन किसी इदारे का सरबराह भी बार बार जब चॉइस साहब चेंज करेंगे तो उस इदारे की कारकर्दगी भी तो ज़ाहिर है बड़ी मुतासिर होगी ना। अफसरान को पता ही नहीं होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अच्छा आज आईजी पंजाब आया, इसने 3 महीने रहना है, 6 महीने रहना है, साल रहना है, तो कौन काम करेगा? लेकिन शाजिया, पूरी पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में भी जब आपकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है तो उसमें यकीनी तौर पर पहले भी जब हम इवन कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में होते थे तो हमें तो यही पता था कि एक अफसर आ गया है, वो 2-3 साल जो है उसका टेन्यूर होता था। तो ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस पे पूरा उतरना है। लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डिफ़िकल्टी चीफ मिनिस्टर साहब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर जानते हैं कि वो खुशी से तो कोई नहीं तब्दील करता कि हर रोज़ आईजी को तब्दील कर दें, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर लें। तो कोई और इश्यूज़ होंगे जिनके बारे में मेरे कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा, चलें आखिरी चीज़ बता दें चॉइस साहब, कराची का दौरा आप करके आए हैं, उसके बाद एक बड़ा पैकेज भी अनाउंस हुआ है, लेकिन उस पैकेज के बाद एक टसल शुरू हो गई है। सिंध कहता है भाई हमने इतना हिस्सा दिया है, वफाक ने तो सिर्फ इतना हिस्सा दिया, 802 अरब की रकम, ये तो हमारी पहले की रकम थी, आप लोगों ने तो सिर्फ 300 अरब हिस्सा डाला है। तो आपको लगता है कि अब ये एक दफ़ा जो इतना अच्छा काम करने के बाद भी अब जो सिंध और वफाक में एक टसल शुरू हो गई है, ये काम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? आप भी दौरा करके आए हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी चॉइस साहब? शाजिया, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पंजाब के लोगों का, पंजाब के मुखय्यर हजरात का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए की चार्टी की, 15 लाख राशन जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया। अब भी चंद दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम चलते हैं, वहाँ पर 1 लाख राशन का अनाउंस किया। अखुवत के साथ मिलके हमने 10,000 घरों को रिपेयर करने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक डोनेशन की बात की, जिसको ये स्मॉल जेस्चर है हमारा, लेकिन सिंध के लोग जो हैं हमारे भाई बहनें हैं, हमें पाकिस्तानी हैं, उनसे हमें प्यार है, बड़ा उन्होंने खुशी का इजहार किया। मैं गया वहाँ पर, सब लोगों से मिला भी, मैंने चीफ मिनिस्टर से भी मिला, गवर्नर साहब के साथ 2 दिन गुजारे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का, कराची की तारीख़ का ये सबसे बड़ा पैकेज है। तो इसमें यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है। इसमें मेरे ख्याल में जो मेरे पास फिगर्स हैं, 30% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, 25% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, और उसके अलावा इंटरनेशनल अदारे जो हैं इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है। लेकिन तो वफाक को एतमाद नहीं है कि हम पैसे दें और पैसा लगेगा भी। रोज कोई ना कोई वजीर बयान दे रहा होता है। असल बात यह है कि देखें, वर्ल्ड बैंक या जो लोग भी पैसे देते हैं तो उनकी पहली जो डिमांड ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के आपस में एक ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ कि अब चाहे सिंध हुकूमत जो मर्ज़ी कहे, फेडरल गवर्नमेंट कहे, मैं कहूँ, असल बात यह है कि अब कराची के अवाम जो हैं ज़्यादा देर पार्टियों को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। दे वांट डिलीवरी, दे वांट जो उनका पेन है, जो उनकी सफरिंग है, वो अब उनका हल चाहते हैं, वो ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि जब आवाम का प्रेशर होगा तो फिर हमारी क़यादत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, तो वो मजबूर होंगे इकट्ठे काम करने के लिए और कराची के लोगों के मसाइल हल करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मॉनसून में कराची के डूबने के बाद जब तमाम स्टेक होल्डर्स ने कराची का रुख किया था तो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अब कराची के मसाइल शायद हल हो जाएंगे और कराची जिस तवज्जो का मुस्तहिक है अब वो तवज्जो इसको ज़रूर मिलेगी। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि सिंध और वफाक में पॉइंट स्कोरिंग की जो टसल कोरोना जैसी संगीन वबा के दौरान ख़त्म नहीं हुई थी वो कराची के लिए मेगा पैकेज पर कैसे ख़त्म हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ कराची में वज़ीर आला सिंध के साथ बैठकर कराची के लिए 1100 अरब रुपए के मेगा पैकेज का ऐलान किया, लेकिन तब से अब तक आज तक वफाक और सिंध यही तय नहीं कर पाए हैं कि इस पैकेज में किसका कितना हिस्सा है और इस मामले पर दोनों जानिब से सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग देखने में मिल रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वफाक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वफाक 3 सालों में सिर्फ 103 अरब रुपए ही देगा। वफाकी हुकूमत सालाना 33 अरब रुपए इन्वेस्ट करेगी, बाकी रकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी जाएगी, जबकि तरक्याती पैकेज में 749 अरब रुपए सिंध हुकूमत के हैं और वफाक की जानिब से 362.9 अरब रुपए की शराकत दारी है। मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि वफाकी वज़रा 62% शराकत दारी का क्रेडिट ले रहा है, जो कि गलत है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने यह कहा कि मुर्तज़ा वहाब कराची पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कल एक बार फिर से कहा कि सिंध हुकूमत को बराह रास्त पैसे नहीं दिए जा सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पैसा दे वो कराची में खर्च भी हो। क्या कराची पैकेज ये समझा जाए कि सियासत की नज़र हो जाएगा और क्या कराची के मसाइल का हल वाकई पैकेजेस में है या कराची के मसाइल के हल के लिए एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत की ज़रूरत है। कराची के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान माजी में भी हुआ। इस मेगा पैकेज के मुस्तकबिल पर अब भी सवालात उठाए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर 1100 अरब रुपए के इस पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाना भी सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब अहम सवाल ये है कि अगर वफाक और सिंध हुकूमत पैकेज में हिस्सादारी की बहस में ही उलझे रहेंगे तो आखिर फिर काम कब शुरू होगा, कराची की हालत कैसे सुधरेगी, जबकि हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कराची पैकेज को वेलकम किया है और ये कहा है कि उम्मीद है अब शहर पर पैसे लगेंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची समेत सिंध में लगाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम आएंगे। जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, आप लोगों को अब ये लग रहा है कि कराची पैकेज की जो रकम है शायद वो अब इसलिए खर्च हो जाए कि अब जो मेयर है वो कराची से नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हुकूमत बार बार ये बात कर रही थी कि ये बात ना समझी जाए कि जो पैकेज है वो से हम सिंध हुकूमत के हवाले कर देंगे क्योंकि एतमाद नहीं है, एतमाद का एक फुकदान है। अब आप लोगों को लगता है कि ये वाकई जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें भी अब डिवीजन हो रही है? सिंध कह रहे हैं हमने इतना दिया है, वफाक कह रही है हमारा हिस्सा इतना बनता था हमने इतना दिया है। आपको लगता है भी ये जो पैकेज है इस पे MQM की सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रही है पैसे के हवाले से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी बातों का सारा जवाब आपको ये गुज़िश्ता 2 दिन से पीपल्स पार्टी और फेडरेशन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हाँ, ये जवाब आपको उसमें ही मिल जाएगा। यानी एक काम नेक नियति की सूरत में शुरू हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ खुद तशरीफ लाए और बजाय ये कि उस काम को नेक नियति के साथ एक दूसरे के साथ कोई MOU साइन करना, कोई नोटिफिकेशन निकालते, कराची के लोगों को ये वाज़ेह बात करते और काम शुरू करते। लेकिन इन्होंने क्या शुरू कर दिया, ये ऐसा शुरू कर दिया जैसे कि ये सिंध और वफाक की लड़ाई नहीं है बल्कि कोई 2 मुल्कों की लड़ाई है। वो कह रहे हैं जी हम इतने देंगे, हम उतने देंगे, हम फलाना देंगे, हम धमाका देंगे, और वो कह रहे हैं हम आपको इसलिए नहीं देंगे। और ये बात तो मुसल्लमा हकीकत है कि करप्शन और पीपल्स पार्टी एक ही नाम है। अगर 1100 अरब रुपए वजीर आजम पाकिस्तान की कोशिशों काविशों से आए हैं तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये रकम में से 802 अरब रुपए तो पहले से रखे हुए हैं। हाँ। तो इसका मतलब है जो पहले से रखे हुए हैं तो वो पैसा बर्बाद ही समझे ना। अब उसके बाद जो सर्कुलर, अगर पीपल्स पार्टी ने 802 अरब रुपए खर्च करने हैं तो वो 12 साल के अंदर अब तक 2000 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च कर चुके हैं। वो लाड़काना पे 90 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन लगता है कागजों में खर्च किए हैं।
2000 अरब रुपए नजर नहीं आए आपको। हाँ। फिर उन्हीं 2000 अरब रुपए में से ये कहते हैं 802 अरब रुपए पिछली हमारी गवर्नमेंट के रखे हुए। हाँ। तो फिर तो आप समझे ना ही समझे ना, फिर तो आप इन सारी चीजों को तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान का आना, इतनी ताजिर बिरादरी का इन्वॉल्व होना, सियासी जमातों का बैठना, तो ये तो बदनीयती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये काम करेगा कौन? आपको नहीं लगता अब इसमें और इदारे भी शामिल हैं? आर्मी चीफ भी वहां पर आए, उन्होंने भी ये बात की यहाँ वसाइल नहीं, तरजीहात की ज़रूरत है। अब सिर्फ सियासी तौर पर ये मसले में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, सिर्फ सियासी जमातें या विफाक इन्वॉल्व नहीं है, अब कुछ और अहम पाकिस्तान के इदारे वो भी इस काम के पीछे खड़े हैं। हमें तो सबसे ज्यादा तसल्ली और इत्मीनान इसी बात का है कि अब इसमें हमारे अस्करी क़यादत भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। लेकिन इनके बयानात से आपको कहीं लग रहा है कि इनकी विश एंड विल है ये बात कह देना ये तो 802 अरब रुपए हमारे ही हैं, हमने पहले से ही रखे हुए हैं, विफाक क्या कर रहा है? तो भाई अगर इन्होंने ही ये सारी बातें करनी है तो ये तो उस एक बड़े कॉज को सबूताज करने वाली बात है। और एमकेएम ये बात समझने से कासिर है कि अगर कोई चीज है तो उसका डॉक्यूमेंट मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं आ रहा? अगर कोई मुआहिदा है तो उसका एमओयू मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं आ रहा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज के जरिए तबादला ख्याल क्यों हो रहा है? ये तो गैर संजीदगी की इंतहा है। तो आप लोगों को लग रहा है ये 1100 अरब कराची के तरक्याती मंसूबों पर, कराची को एक जो नए तरीके से कराची की बहाली का जो मंसूबा वजीर आजम कराची लेकर आए उस पर काम नहीं होगा? आपने तो करप्शन और पीपल्स पार्टी को जोड़ दिया, हालांकि आप लोग भी इसी जमात के इत्तेहादी रहे हैं। उस जमात के इत्तेहादी रहे हैं और हमारे साथ करोड़ों लोग रहे हैं। हाँ। लेकिन करप्शन का टैग हमारे साथ नहीं, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। नैब में रेफरेंसेस हमारे नहीं है, उन्हीं के रेफरेंसेस हैं। उन्हीं के तमाम वज़रा जो है ना वो आपको पता है वो प्ली बार्गेन और जमानतों पे बाहर हैं। मकसद सारा कहने का ये है, कराची के ताजिर, कराची की सियासी जमातें, कराची की सिविल सोसाइटी, कराची की एलीट क्लास ये उम्मीद लगा बैठी है और हमें ये एतमाद होना चाहिए कि ये काम नेक नियति से होगा। लेकिन जो 2 दिन से टॉक शोज हो रहे हैं उस टॉक शो में तो फिर वो रिवायती इल्जाम तराशी हो रही, तो बताएं कराची वाले कहाँ जाएं? क्या बिल्कुल सही। अच्छा, जो नया एडमिनिस्टर लगाया गया है उस पर आप लोगों को इतनी बेएतबारी क्यों है? आप लोग कह रहे हैं जाहिर है उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक कानूनी उनका एक राइट है, इख्तियार है सिंध गवर्नमेंट का। आप लोगों को लग रहा है कि एमक्यूएम से ही होना चाहिए था? विफाक को, उनका जो इत्तेहादी जमात आप लोग विफाक में उनके साथ बैठे हुए उधर से ही होना चाहिए था? आप बताएं, जब आप जमहूरी निजाम की बालादस्ती की बात करती हैं तो एमकेएम का मेयर जो कि कराची का सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी वो गया है और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। मुझे बताएं, एमकेएम समेत, पीटीआई समेत, जमात इस्लामी समेत जो काउंसिल में जमातें थी, क्या उनमें से किसी एक से भी मशवरा किया? लेकिन किसी एक से भी जमहूरी तौर पे मशवरा किया? ठीक है, बिल्कुल मशवरा नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कानूनी इख्तियार तो हमारा है ना, हम पाबंद नहीं है, किसी को मशवरा दे भी तो मानने के पाबंद नहीं है। तो फिर कराची को पीपल्स पार्टी की जागीर डिक्लेयर करवा देते ना फेडरल गवर्नमेंट से कि फिर वो एक जबान और लिसानियत की बुनियाद पर, अकरबा परवरी की बुनियाद पर अपने गांव गोटों से, बरादरियों से लोग लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत करें। तो फिर इस शहर के नौजवानों को आप ना नौकरी दें, ना इस शहर को वसाइल दें, बल्कि शहर को लूट के गए तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगें? ये शहर के बच्चे कहाँ जाएं? बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज़ादी पाकिस्तान के बाद से जैसे पाकिस्तान के हालात में उतार चढ़ाव आता रहा, वैसे ही हर गुजरते दौर में सहाफ़ियों को आज़ादी भी मिलती रही, उन पर कदगनें भी लगती रहीं, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा, उन्हें पाबंदे सलासिल भी किया गया और फिर कातिलाना हमले भी हुए सहाफ़ियों पर। लेकिन इस सब के बावजूद सहाफ़ी बिरादरी अपने फ़र्ज़ भरपूर तरीके से अदा करती रही और वॉच डॉग का जो किरदार होता है उसे भी निभाती रही। अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को इक़्तिदार में लाने या इन्हें सपोर्ट करने में मीडिया का एक रोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया है तहरीक इंसाफ को। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से सहाफ़ियों को, ख़ास करके ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से भरपूर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
जिस सियासी जमात पर सवालात उठा दिए जाते हैं या उससे इख्तलाफ किया जाता है, फिर उस पार्टी के कारकुनान की जानिब से लिफाफा सहाफ़ी समेत फिर ज़ाती नौयत के इंतहाई गैर मुहज़्ज़बाना इल्ज़ामात की जो एक बुछाड़ है वो शुरू हो जाती है, जिससे यकीनी तौर पर आज़ादी इज़हार राय को ख़तरा है और ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा शदीद ज़हनी अज़ियत का बायस बनता है। इस हवाले से अब पाकिस्तान की 150 से ज़ायद ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 मुतालिबात पेश किए गए हैं। 150 से ज़ायद ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से जारी बयान है, उसमें कहा गया है कि हुकूमत, सियासी जमातें और इनके हामी और सोशल मीडिया विंग्स की जानिब से होने वाले घिनौने जो हमले हैं, इनसे हमारा काम, हमारी जहनी सेहत और हमारी जो सलामती है ये मुतासिर हो रही है। सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाली ट्रोलिंग को कैसे रोका जा सकता है, हुकूमत क्या वाकई इस मामले को अब संजीदा लेगी भी या नहीं, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मारिया मेमन, एंकर पर्सन गरीदा फारूकी। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया, इसमें कोई शक नहीं है आपके ख़वातीन जर्नलिस्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, उन्हें हिरास करना बड़ा ये संगीन मसला बन गया है। इसकी वजह से ज़ाहिर है हम लोग अपनी बात जो खुलकर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी एग्जांपल देखती हूँ, यकीन करो शायद आप लोगों को भी ये पता हो कि मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मुझे बड़े लोग कहते हैं तुम क्यों ट्वीट्स नहीं करती हो, तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हें इस चीज़ में आगे आना चाहिए। तो सिर्फ इसकी यही वजह है कि मैं गालियाँ नहीं सुन सकती, मैं हरास नहीं हो सकती, मैं धमकियाँ नहीं सुन सकती। फिर मुझे एक खौफ ये भी है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, कल को वो जब ये सब कुछ देखेगी कि मेरी माँ को किस वजह से गालियाँ पड़ी तो उसकी जो जहनी सेहत है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन वजूहात की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत अच्छा ये एक स्टांस लिया है आप लोगों ने। अब सवाल ये है और चैलेंज है हुकूमत के लिए, हुकूमत इसको कितना सीरियस लेती है मारिया? बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो आपने हमें सपोर्ट किया, हमने जैसे ही आपसे रब्ता किया आपने कहा आई एम ऑन बोर्ड। दूसरा, आज ये आवाज उठाने के लिए भी, क्योंकि खाली ये स्टेटमेंट तक बात महदूद नहीं रहेगी, हमें हर रोज किसी ना किसी तरीके से याद दहानी कराती रहनी होगी और ये आपका प्रोग्राम उसी की एक कड़ी है। अच्छा शाजिया, देखिए इसमें गवर्नमेंट जो है ना उसकी जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा है और जो हमारी स्टेटमेंट आई है, बल्कि हमने उसका आगाज भी इसी से किया और उसका इख्तिताम भी इसी से किया है कि हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनको मॉरली भी और हर लिहाज से, चूंकि वो देर इन गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी पहले है कि वो जो है एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें तमाम जो खवातीन हैं वो बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अपना राय का इजहार कर सकें। लेकिन इसमें से हम बाकी सियासी जमातों, मजहबी जमातों और जो मैंने रियासती इदारों का नाम हमने डाला है उनको बिल्कुल भी एब्जॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज अगर कल को शाजिया वो हुकूमत में होंगे तो ट्रस्ट में कोई भी ताकत में आता है ना वो एक ही तरीके से बिहेव किया करेगा। और जब इससे पहले पिछली हुकूमत थी तो वहां पर सोशल मीडिया सेल्स चलते थे, हम सबको मालूम है, वो हुकूमती पे रोल पे थे, वो किस इमारत में बैठा करते थे, कौन उनकी सरपरस्ती किया करता था। सो आज वो हुकूमत में नहीं है, लेकिन क्या पता 4 साल बाद वो हो। और अभी जो सिंध के अंदर हुकूमत के अंदर है उधर भी हम ये देख रहे हैं, अभी ट्रेंड शुरू हो रहा है। पिछले 3 माह में कुछ 4 मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई है, मुनज़्ज़म किस्म की ना। सो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सियासी जमातें अगर आप हुकूमत में नहीं भी हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके ईमा पे कौन ये ट्रेंड चला रहा है, आप कहते हैं हमारे सोशली डिक्लेयर्ड प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है, लेकिन अगर ये आपके हक में मुहिम चला रहे हैं तो इसका सवाल आप ही से किया जाएगा कि अगर आपसे वो रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन आपके हक में मुहिम चल रही है, आपके हक में गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है लोगों के खिलाफ, सवाल आप ही से होगा। और आगे जाके जब हमने इसको डिस्कस करना है कौमी असेंबली के अंदर या जो कमिटीज के अंदर, तो वहां तो तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं ना, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कुछ कमिटियों में देखें जहां पे पीपल्स पार्टी है वो उनकी हेड है, यहां पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, पीएमएलएन के मेंबरान भी बैठे होंगे, हम उनको इंडिविजुअली खुद भी अप्रोच करेंगे, लेकिन ये मिलजुल कर काम ही होना है जी। और अगेन आई वांट टू से कि तहरीक इंसाफ की ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है बिकॉज देयर इन गवर्नमेंट राइट नाउ, उनको एक मॉरली पहले एक बेहतर स्टांस दिखाना होगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गरीदा वो ये कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो ट्रेंड है खास करके खवातीन एंकर्स, खवातीन जर्नलिस्ट के खिलाफ ट्रोल करने का, इन्हें हिरास करने का, कि पीटीआई के दौर में सबसे ज़्यादा शुरू हुआ। यही पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी तो नून लीग पर ज़ाहिर है हम लोग बड़ी तनकीद करते थे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी हम लोग बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन ये ट्रेंड हिरास करने का, इल्ज़ामात का, लिफाफा सहाफ़ी कहने का, ये ज़्यादा ट्रेंड पीटीआई के दौर में हुआ है। डू यू एग्री?
एक तो थैंक यू वेरी मच शाजिया, आपने इस बड़े अहम, बड़े संगीन और ये बड़ा संजीदा और संगीन मसला है और ये बड़ा चुभता हुआ मसला है और इसमें दिस इज सो हार्टनिंग फॉर मी टू सी कि खवातीन इसमें इतना बोल रही हैं, ना सिर्फ इंडिविजुअली बोल रही हैं, इंडिविजुअली तो बहुत सारी खवातीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत अरसे से बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग अपना अपना जो दुख था, अपनी अपनी जंग इंडिविजुअली फाइट कर रहे थे। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आप तो बिल्कुल सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करती और हम अभी जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यही चीज के खिलाफ ये कैंपेन स्टार्ट हुई है कि नो वुमन शुड हैव टू रिस्ट्रेन और कंस्ट्रेन हरसेल्फ विद द फियर इन माइंड कि मैं अगर सोशल मीडिया पर जाऊंगी तो मुझे गाली पड़ेगी या मुझे हरास किया जाएगा। एनवायरमेंट, डिजिटल एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए खवातीन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। एक तो इस इशू पे प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों ने तो एक सबने मिलकर खवातीन सहाफियों ने और बाकी तमाम खवातीन इन मीडिया एक हमने कदम तो उठा लिया कि एक स्टेटमेंट हम लोग ले आए। एक 12 अगस्त को आई थी, एक कल 7 सितंबर को आई थी। अब इससे प्रोग्राम्स होने चाहिए, इसको प्रॉपर एक तहरीक की शक्ल देनी चाहिए। तो उसमें आप जो कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बाकी सब लोग भी करेंगे, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। बट द पॉइंट इज कमिंग टू योर क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से सियासत में ज्यादा फ्लरिश हुई है। 2011 से उसका जो है एक पीक स्टार्ट हुआ था। 2013 में बहुत ज्यादा खासतौर पे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस आना शुरू हुई। उससे पहले किसी भी सियासी जमात का सोशल मीडिया के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो 2014 का फिर धरना आता है। अच्छा, आपने जो अपने इंट्रो में बात की थी कि हुकूमत में आने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया की सपोर्ट हासिल रही। यस, हासिल रही, ठीक थी, गलत थी, वो एक अलग डिबेट है। बट द पॉइंट इज कि आई एम अ विक्टिम। जब 2014 में हम लोगों ने धरना कवर किया, आई वाज इन समा, तो हमें तो इल्जाम लगाया जाता था कि ये पीटीआई को गवर्नमेंट में लेके आने वाले चैनल हैं और एंकर्स हैं, ये इस तरह से धरने की कवरेज कर रहे हैं। बट इवन देन आई टेल यू कि आई वाज नॉट सेफ ऑन सोशल मीडिया इवन इन 2014, बावजूद इसके कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड एंकर समझी, जर्नलिस्ट समझी जाती थी। उस वक्त भी मेरी पिक्चर्स इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के साथ जो है मेरी पिक्चर्स मॉर्फ करके लगाई जाती थी। कमेंट्स इंतहाई गलीज और गैर अखलाकी इस तरह से बाकी सियासतदानों के साथ, कभी शेख रशीद के साथ, कभी शफकत महमूद के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया का, सियासत का, पॉजिटिव उसकी बात कर रही हूं मैं, और खवातीन की ज्यादा पार्टिसिपेशन का इंट्रोड्यूस करवाया, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी भी ज्यादा रही है कि चूंकि उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा है, डिजिटल मीडिया पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में से प्रेजेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। कोई भी सर्वे, कोई भी रिसर्च करवा ले। एक चीज मैं रीट्रेट करना चाहूंगी कि जो हमारी 12 अगस्त की स्टेटमेंट आई थी, जिसके ऊपर बिल्डअप करके 7 सितंबर की स्टेटमेंट आई है, तमाम खवातीन इकट्ठी हुई हैं, इसके स्कोप को ब्रॉडन किया गया है, उसमें रेगुलेशंस की बात हुई है। तो इस पेटिशन को बुनियाद बना के, इस करारदाद को बुनियाद बना के सोशल मीडिया पे खवातीन की आवाजों को दबाने के हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। कानून पहले से मौजूद है, उसमें से खासतौर पे जो पी का है वो बहुत कंट्रोवर्शियल कानून रह चुका है। नून लीग ने पास करवाया था, बहुत कंट्रोवर्शियल था, अभी भी कंट्रोवर्शियल है। तो ये चीजें हमें ठीक करने के लिए अरबाब इख्तियार को, गवर्नमेंट को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बैठना होगा, वंस फॉर ऑल डिसाइड करना होगा। हम लोग कौमी असेंबली में गए थे, वहां पे सब पार्टीज मौजूद थी। स्टैंडिंग कमेटी, HR, नेशनल असेंबली हो चुका है नोटिस, और जब तक नेशनल असेंबली में चल रहा हो तब तक कोई और सेनेट या उसको टेकअप नहीं कर सकता। बट आई वुड अपील, आई वुड डिमांड कि इसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की जो कमेटी है नेशनल असेंबली की, जिसके हेड फैसल जावेद साहब हैं, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेट में उन्होंने तो तरदीद कर दी इन इल्जामात की। गरीदा वो तो तरदीद करें कि ऐसा पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वहां से कुछ नहीं हो रहा, उनकी तरदीद सामने आ गई है। कोई इस पे एक्शन कब लेना जब कोई कुछ माने? उनकी तरदीद गवर्नमेंट का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल हक है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त 150 नहीं, 150 तो वो है जो 7 कल की पिटीशन के ऊपर आए हैं, जो 12 अगस्त की है उसमें भी 150, 160। तो आप ये समझे कि 300, 400 खवातीन उनकी आवाज, तो 300-400 खवातीन की आवाज को सिर्फ आप एक तरदीद से निगेट नहीं कर सकते। नेशनल असेंबली की कमेटी में ऑलरेडी उठा हुआ है, सेनेट तब तक नहीं उठा सकती जब तक नेशनल असेंबली में कोई कंक्लूड ना हो जाए। बट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की जो कमेटी है सेनेट की, जिसकी सेनेटर फैसल जावेद हेड कर रहे हैं, पीटीआई के, उनको टेकअप करना चाहिए। उनको तमाम खवातीन जर्नलिस्ट को बुलाना चाहिए, सुनना तो चाहिए, क्योंकि अब तो सब खवातीन कह रही है कि जी ठीक है, पीटीआई भी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, मजहबी
शहरी गिरोह भी है, रियासती अनासर भी है, रियासती गिरोह भी है, गैर रियासती अनासर भी है, गैर रियासती गिरोह भी है। तो आप खवातीन की आवाज को शट डाउन नहीं कर सकते और हम ऐसे ही इन इश्यूज को बिल्कुल रेस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन, गरीदा फारूकी मेरे साथ ही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।